Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. You're watching Daily Current Analysis covering 6 July 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. In this video we'll talk about Digital India Initiative. Then we'll discuss space sustainability. Then we also cover the issues of Chakmas. And then recently there was Langkang Mekong Cooperation that was held. We'll know more about this cooperation. So let's begin with it. तो आज का हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के बारे में है. ये पूरा टॉपिक जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड डिजिटल इंडिया वीक 2022 एंड अलॉन्ग विद दिस a digital expo at the Mahatma Mandir in Gandhinagar. तो डिजिटल इंडिया वीक 2022 लॉन्च किया गया है. सो therefore डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव becomes important for us to know. Now यहाँ पे डिजिटल इंडिया की अगर हम बात करें तो ये 2015 में लॉन्च किया गया था एंड ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1,13,000 करोड़ का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था. एंड एज द नेम सजेस्ट डिजिटल इंडिया, इसकी विजन भी यही थी कि इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना है इनटू अ डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड अ नॉलेज इकोनॉमी. यहाँ पे इस इनिशिएटिव के जो मेन विजन एरियाज थे दैट वाज नंबर 1 कि हमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करवाना है दैट शुड बी ऑफ अ कोर यूटिलिटी टू एवरी सिटीजन. तो फर्स्ट एरिया वाज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर. Then second was governance and services on demand. When we are talking about digitally empowered society, so over there along with digital infrastructure, governance and services play an important role. So another area was to have governance and services on demand. After that, digital empowerment of the citizens. These were the three main areas, the vision of Digital India. And now this was basically the 7th anniversary of launching the Digital India campaign, which is a basically flagship program of central government. So here we need to know the significance of Digital India campaign. Digital India campaign का इंडिया में significance क्या रहा है? सबसे पहले तो Digital India campaign ने करप्शन को एंड करने में हेल्प की है. It has saved around 2.25 lakh crore from falling into wrong hands in past 8 years. तो करप्शन इससे डिक्रीज हुई है कि अल्टीमेटली ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है. It has also eliminated the middlemen. Therefore जो आम इंसान है, जो आम आदमी है, उनके पैसे जो एक ये नेटवर्क ऑफ मिडलमैन के पास जाते थे वो जाने बंद हो गए. तो इट सेव्ड मनी फॉर द कॉमन मैन. तो एक तरफ करप्शन को एंड किया, दूसरी तरफ ये जो मिडिल मैन थे उन्हें एलिमिनेट कर दिया. एंड देन कम्स ट्रांसपेरेंसी. डिजिटल इंडिया में सबसे बड़ी चीज़ जिससे कि करप्शन को एलिमिनेट किया है ऑट ऑल द डिफरेंट लेवल्स, दैट इज़ द ट्रांसपेरेंसी. एंड इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो कि पुअर और मिडिल क्लास जो कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की वजह से इस करप्शन के विस साइकिल में फंस जाते थे, इस डिजिटल इंडिया कैंपेन की वजह से ट्रांसपेरेंसी आई है जिससे कि करप्शन कम हुआ है, एंड हुआ है, एलिमिनेट हुआ है. देन देयर इज ऑल्सो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र. अब पिछले अगर हम साल देखें तो जितनी भी हमारी बड़ी स्कीम्स आती हैं उन सब में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की बात होती है कि जो भी बेनिफिशरीज़ हैं उनको डायरेक्टली बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जाएगा. एंड इन लास्ट 8 years more than 23 lakh crore has been transferred through the direct benefit transfer. तो ये एक बड़ा सिग्निफिकेंस है डिजिटल इंडिया कैंपेन का. देन ऑल्सो देयर इज दिस ट्रायो ऑफ जन धन, मोबाइल एंड आधार. जन धन, मोबाइल एंड आधार, इन्हें यूज़ करके जो मैक्सिमम बेनिफिट्स हैं वो पुअर और मिडिल क्लास तक पहुंच रहे हैं. प्लस Digital India campaign has also helped to find the missing children and reconnect them with their parents.
तो ये भी इनिशिएटिव इसकी वजह से काफ़ी अच्छे से हो पाया है। ऑल्सो डिजिटल इंडिया हैज़ हेल्प्ड गवर्नमेंट टू टैकल द क्राइसिस विच अराइज्ड आउट ऑफ कोविड पेंडेमिक। अब जैसे कि कोविन या फिर जो आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप्स आई थी, इसकी कितनी बड़ी सिग्निफिकेंस रही कोविड पेंडेमिक के दौरान। इट ऑल्सो हेल्प टू प्रोवाइड 200 करोड़ वैक्सीन डोजेस। तो अगैन कोविड के टाइम पे भी डिजिटल इंडिया कैंपेन का हमें सिग्निफिकेंस देखने के लिए मिला। अलॉन्ग विद इट इंडिया के अंदर पहले जो डिजिटल डिवाइड था, रूरल और अर्बन इंडिया में जो डिजिटल डिवाइड था, उसे ब्रिज करने की हेल्प की है, उसे एंड करने की हेल्प की है डिजिटल इंडिया कैंपेन ने। सो दीज आर सम ऑफ द सिग्निफिकेंसेस ऑफ द डिजिटल इंडिया कैंपेन। इसके बाद कुछ चैलेंजेस भी हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़े इश्यूज मेनली टैक्सेशन और रेगुलेटरी गाइडलाइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, जिसकी वजह से इस प्रोग्राम की जो एडवांसेस हैं उन सब में रेगुलेटरी गाइडलाइंस और टैक्सेशन ये कुछ रोड ब्लॉक्स बनते हैं। ये एक चैलेंज है, हमें इनको दूर करना होगा सो दैट वी कैन एडवांस दिस प्रोग्राम फर्दर। ऑल्सो जिस डिजिटल डिवाइड की बात हम लास्ट स्लाइड में कर रहे थे, तो यूजुअली क्या था कि विलेजेस में, रूरल एरियाज़ में मोबाइल कनेक्टिविटी कम थी, लेकिन आज भी कुछ बहुत कम, बट ऐसे अभी भी कुछ विलेजेस हैं जहाँ पे मोबाइल कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है बिकॉज ऑफ देयर लोकेशन एंड देयरफॉर नॉट वाइबल फॉर द सर्विस प्रोवाइडर्स टू कवर दैट एरिया। तो अभी भी जो डिजिटल डिवाइड कहीं ना कहीं है उसे भी दूर करना होगा। दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट चैलेंज अंडर द डिजिटल इंडिया कैंपेन। देन इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को लेकर डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव में गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं। देखिए, एक तो हमारे पास बहुत तरह तरह की स्कीम्स आई हैं डिजिटल इंडिया के बाद, जैसे कि दीक्षा, ई नाम, ई संजीवनी, जो कि एक सोल्यूशन था फॉर टेली मेडिसिन, डिजी बुनाई, पीएम स्वान निधि। ऐसी बहुत सारी स्कीम्स आई हैं जो कि डिजिटल इनिशिएटिव को प्रमोट करती हैं। लाइक डिजी लॉकर हमारे पास आया, स्पेशली जब पैंडेमिक आया तो उसके लिए उस दौरान it helped so many people for providing a digital storage facility of their school certificate, their medical documents and their other important certificates. उन सबको डिजी लॉकर में रखा जा सकता है। There is PM किसान सम्मान निधि। इस स्कीम के तहत 1.35 लाख करोड़ डायरेक्टली बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किए गए हैं ऑफ मोर देन 10 करोड़ फार्मर्स फैमिली। और डिजिटल इंडिया ने ये जो स्पिरिट है वन नेशन वन MSP, इसको रियलाइज़ करने में भी डिजिटल इंडिया का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। देन सिमिलरली वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट्स को बोल दिया है कि वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम इम्प्लीमेंट करो। इस इनिशिएटिव के अंदर भी डिजिटलाइजेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। डिजिटलाइजेशन के बिना क्या वन नेशन वन राशन कार्ड हो पाएगा? मुश्किल है। देन नेक्स्ट इज PM वानी। तो बेसिकली जो रूरल यूथ हैं, सो दैट दे गेट कनेक्टेड टू द हाई स्पीड इंटरनेट, सो दैट दे कैन गेट बेटर एजुकेशन, बेटर सर्विसेज, उसके लिए PM वानी में एक्सेस पॉइंट्स क्रिएट किए गए। अलॉन्ग विद दिस वी आर सीइंग कि 5G टेक्नोलॉजी के साथ ऑल अराउंड द वर्ल्ड काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस आए हैं, और जैसा कि हम न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं, वी नो दैट इंडिया इज़ प्रिपेयरिंग कि हम भी इस अपॉर्चुनिटी से ज़्यादा पोटेंशियल निकाल पाएँ। तो PM वानी स्कीम ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है इस पर्टिकुलर एरिया में। देन वी हैव आत्मनिर्भर भारत ना। जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो ये इंडिया को एक सेल्फ रिजाइलेंट कंट्री बनाना चाहते हैं। तो उसके अंदर भी हमारा ये जो ड्रीम है टू बिकम सेल्फ रेजिलिएंट नेशन, इसमें भी आत्मनिर्भर भारत में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। देन देयर इज़ ऑल्सो भारत नेट, ताकि सभी विलेजेस में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड पहुंच पाए। इसको लेकर ऑप्टिकल फाइबर्स लगाई गई हैं इन 1.83 लाख ग्राम पंचायत्स अंडर द भारत नेट इनिशिएटिव। So these are some of the important initiatives that were taken by the Indian government. अब प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सर्विसेज जो हैं वो लॉन्च की हैं।
माई स्कीम, मेरी पहचान, डिजिटल इंडिया भाषिनी, डिजिटल इंडिया जेनेसिस, चिप्स टू स्टार्टअप, ई बुक. सो देयर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स. फिनटेक हब हमारे पास डेवलप हो रहा है. जो गिफ्ट सिटी है वो एक फिनटेक हब बन के उभरेगा, तो वहाँ पे डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव में काफ़ी बड़ा बूस्ट आएगा. उसके अलावा हमारा यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसे तो वर्ल्ड बैंक ने भी अप्रिशिएट कर दिया है. इट कंडक्ट्स ऑलमोस्ट 1.3 लाख यूपीआई ट्रांजेक्शन्स एवरी मिनट. तो ये एक बड़ी सक्सेस है डिजिटल इंडिया के रिस्पेक्ट में. ऑल्सो गुजरात इज़ द फर्स्ट स्टेट इन अ कंट्री टू हैव अ स्टेट डाटा सेंटर. वहाँ पे गुजरात स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क है, ई ग्राम सेंटर्स हैं. देन दिस ऑल्सो दिस ATVT, अपनो तालुको वाइब्रेंट तालुको स्कीम. देन जो एक्सपीरियंस गुजरात में रहा है, इट हैज़ दे आर बेसिकली यूजिंग टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस. तो इससे काफ़ी एफिशिएंटली गवर्नेंस के अंदर हेल्प मिली है. ऑल्सो देर इज़ दिस मूवमेंट जिससे कि जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ हैं लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, इन सब को भी आगे लाकर यूज़ किया जाए. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो अबाउट डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल स्पेस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. GS पेपर 3 साइंस एंड टेक स्पेस पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ अबाउट स्पेस सस्टेनेबिलिटी. यस, ये टर्म ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है, स्पेस सस्टेनेबिलिटी. अब इस टर्म को सोच के आपके मन में क्या आ रहा है वो समझिए. अब हाउ दिस टर्म इज़ इन न्यूज़, व्हाट इज़ दिस स्पेस सस्टेनेबिलिटी, वो सब देखेंगे. रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम में स्पेस सस्टेनेबिलिटी का 4th समिट होता है. दिस वाज डन इन कोलैबोरेशन विद द सिक्योर वर्ल्ड फाउंडेशन. एंड इस समिट के दौरान स्पेस सस्टेनेबिलिटी को लेकर एक प्लान अनाउंस किया गया. इस प्लान में कहा गया दैट देयर इज़ नीड टू सेट अप अ ग्लोबल कमर्शियल फ्रेमवर्क बेसिकली फॉर इंश्योरेबिलिटी, लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशन ऑफ कमर्शियल सैटेलाइट्स. जो कमर्शियल सैटेलाइट्स हैं उनके लिए एक कमर्शियल फ्रेमवर्क लेकर आने की ज़रूरत है, जिससे कि उनकी इंश्योरेबिलिटी, उनकी लाइसेंसिंग, उनकी रेगुलेशन को लेकर फ्रेमवर्क आ पाए. It also aims to reduce the cost for those who comply with the best sustainability standards. ऐसी कमर्शियल सैटेलाइट्स जिनके अच्छे स्टैंडर्ड्स हैं उनके लिए कॉस्ट रिड्यूस की जाएगी. So it will basically promote a ecosystem of this kind of a thriving ecosystem for our industry. Now सबसे पहले जो स्पेस सस्टेनेबिलिटी टर्म है इसी को समझते हैं. Now here if we look at the Earth's orbital environment, तो यहाँ पे जो सैटेलाइट्स जा रही हैं दे हैव ऑलमोस्ट ट्रिपल्ड इन द पास्ट डिकेड. बेसिकली विद टाइम जो कॉस्ट ऑफ मिशन है वो रिड्यूस हो रहा है, एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ प्लेयर्स आर इंक्रीजिंग नाउ. इसी के साथ साथ अब हम जो मिशंस हैं उनकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जा रहे हैं. जो स्लॉट अलॉटमेंट इश्यूज़ हैं वो भी इसके चलते इंक्रीज होते जा रहे हैं. अब दिक्कत क्या है, जब हमारे अर्थ के ऑर्बिटल एनवायरनमेंट में इतनी ज़्यादा लार्ज कॉन्स्टलेशंस होंगी, इतनी कॉम्प्लेक्स सैटेलाइट्स होंगी, सो देयर इज़ दिस ऑलवेज रिस्क ऑफ कोलिजन एंड इंटरफेरेंस विद द रेडियो फ्रीक्वेंसी. आउटर स्पेस की जब हम बात करते हैं इसे हम एक शेयर्ड नेचुरल रिसोर्स मान के चलते हैं. फॉर दिस यू शुड नो यूनाइटेड नेशंस कमिटी ऑन द पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस 2019. 2019 में कमिटी ऑन द पीसफुल यूज़ ऑफ आउटर स्पेस में कुछ सेट ऑफ 21 जो प्रिंसिपल्स थे, जो सस्टेनेबिलिटी मेजर्स थे, गाइडलाइंस थी, उनको अडॉप्ट किया गया. ऑल ऑफ दीज आर वॉलेंटरी नॉन बाइंडिंग गाइडलाइंस. और इन सब का एक ही एम था कि आउटर स्पेस में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनकी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करना. लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी स्पेशली टुवर्ड्स दी स्पेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये काफ़ी ज़रूरी है ताकि जो सैटेलाइट है उसके हर एक स्टेज पे हम रीयूज़, रिसाइकलिंग को इंश्योर कर पाएँ. वाई डू वी नीड स्पेस सस्टेनेबिलिटी? नाउ ये हम काफ़ी टाइम से काफ़ी हॉट इशू है कि देर इज़ ऑर्बिटल क्राउडिंग. ऑर्बिटल क्राउडिंग मतलब बेसिकली ऑर्बिट में बहुत ज़्यादा कंटेंडर्स हैं, बहुत ज़्यादा कमर्शियल सैटेलाइट्स हैं.
जिसका डायरेक्ट थ्रेट उनके ऑपरेशन पे जाता है, मिशन की सेफ्टी पे जाता है, एंड इट कैन ऑल्सो कॉज लीगल एंड इंश्योरेंस रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स एज वेल। तो इस ऑर्बिटल क्राउडिंग के चलते भी स्पेस सस्टेनेबिलिटी टर्म इम्पॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद जब मिशन एंड होता है तो जो एंड ऑफ लाइफ प्रोटोकॉल है, अकॉर्डिंग टू दिस जो भी स्पेस ऑब्जेक्ट्स हैं they are to be moved into the graveyard orbit or into the low altitude, but neither of the option is sustainable in the long run। आप उनको ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में डाल रहे हो या फिर लो ऑल्टीट्यूड में डाल रहे हो, ये कुछ भी सस्टेनेबल नहीं है, जिसके चलते स्पेस डेब्रीज इंक्रीज होती जा रही हैं। दैट ऑल्सो कॉल्स फॉर द टॉपिक ऑफ स्पेस सस्टेनेबिलिटी। दिस अनदर कॉज विच इज़ बेसिकली द सोलर एंड मैग्नेटिक स्टॉर्म्स। अब ये जब आते हैं तो इससे जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है इसके ऊपर काफ़ी डैमेज हो सकता है, एंड सच स्पेस वेदर थ्रेट्स दे नीड टू बी एड्रेस्ड, एंड फॉर दैट वी नीड टू आइडेंटिफाई द टेरेस्ट्रियल कार्बन फुटप्रिंट ऑफ आउटर स्पेस मिशंस। जो आउटर स्पेस मिशंस हैं वहाँ पे हमारा कार्बन फुटप्रिंट कितना है उसे आइडेंटिफाई करना, उसे रिड्यूस करना भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है ऑफ स्पेस सस्टेनेबिलिटी। तो अब जो रिसेंटली समिट हुआ, इस समिट में देयर वाज दिस यूके प्लान फॉर स्पेस सस्टेनेबिलिटी, जिसके अंदर जो डेब्रीज हैं उनको एक्टिवली रिमूव करने के लिए प्रपोजल दिया गया और जो इन ऑर्बिट सर्विसिंग है ये की जाए। तो दो बड़ी चीज़ें निकलती हैं, एक्टिव डेब्री रिमूवल फ्रॉम द आउटर ऑर्बिट एंड ऑल्सो इन ऑर्बिट सर्विसिंग। इस प्लान में कुछ मेजर एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट वन इज़ द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ यूकेज ऑर्बिटल एक्टिविटी, यूके की जो ऑर्बिटल एक्टिविटी है उससे रेगुलेट करना। ऑल्सो टू वर्क विद ऑर्गेनाइजेशंस लाइक G7, UN, जिससे कि स्पेस सस्टेनेबिलिटी के इशू को लेकर इंटरनेशनल एंगेजमेंट को इंक्रीज किया जा सके। ऑल्सो वी नीड टू ट्राई एंड डेवलप सम सेफ्टी एंड क्वालिटी रिलेटेड मेट्रिक्स दैट विल क्वान्टिफाई द सस्टेनेबिलिटी ऑफ एक्टिविटीज़। देन इसके अलावा कुछ 6.1 बिलियन डॉलर्स की एडिशनल फंडिंग की गई है टू फैसिलिटेट द डेब्रीज रिमूवल फ्रॉम द आउटर स्पेस। यूके ने यहाँ पे एक और चीज़ कंफर्म की है दैट दे आर इन्वेस्टिंग इन देयर नेशनल स्पेस सर्विलेंस एंड ट्रैकिंग प्रोग्राम विच विल बेसिकली वर्क ऑन कोलिजन असेसमेंट सर्विसेज, स्पेशली फॉर द यूके लाइसेंस्ड सैटेलाइट ऑपरेटर्स। उनके लिए वो कोलिजन असेसमेंट की सर्विस करेंगे। तो स्पेस सस्टेनेबिलिटी क्या है, इसकी ये इशू अराइज क्यों हो रहा है, ये हमें समझ में आता है। बट देन देर आर सम इश्यूज, देर आर सम चैलेंजेस। सबसे पहले तो ये है कि एक कंट्री अकेला सस्टेनेबिलिटी अचीव नहीं कर सकता। सिर्फ एक एंटिटी के अकेले काम करने से सस्टेनेबिलिटी नहीं आएगी। नाउ वेयर द मोस्ट ऑफ द नेशनल स्पेस प्रोग्राम दे सेट द सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स, बट जितने भी बाकी स्पेस प्लेयर्स हैं उन सब को एक्टिवली आकर अपना रोल प्ले करना होगा, एक कलेक्टिव एफर्ट देना होगा, सो दैट वी कैन सेट अप सम इक्विटेबल स्टैंडर्ड जिससे कि सभी एक्टिविटीज़ ईज आउट हो सकें। ऑल्सो हमारे पास एक और मेजर है कि जो सस्टेनेबिलिटी का इशू आता है, दिस इज़ वेरी रिसोर्स कंज्यूमिंग एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव फॉर द मीडियम एंड स्मॉल स्पेस प्रोग्राम्स। तो ऐसे केस में जो प्राइवेट इनिशिएटिव्स हैं ऑफ द सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स, उन्हें हमें मोर असेसिबल बनाना होगा। ऑल्सो दैट विल मेक इट मोर चैलेंजिंग गिविंग द अनड्यू एडवांटेज टू प्रोग्राम्स विद स्टेबल इन्वेस्टमेंट्स। तो स्पेस सस्टेनेबिलिटी क्या है, नीड क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इश्यूज़ क्या हैं, ये हमने देख लिया। यूके स्पेस सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या कर रहा है ये हमने समझ लिया। It is important for us to know what is the stand of India on the issue of space sustainability. Well, यहाँ पे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए about Indian National Space Promotion and Authorization Center in Space. इसके हेडक्वार्टर को रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है, एंड वी कैन सी कि इससे जो प्राइवेट सेक्टर है उसका रोल इंडिया के स्पेस एक्टिविटीज़ के अंदर इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये एक बड़ा स्टेप है टुवर्ड्स द स्पेस सस्टेनेबिलिटी। और यहाँ पे इंडिया के कुछ प्रॉमिसिंग सेटअप्स लाइक अग्निकुल एंड स्काई रूट,
They are developing such kind of launch vehicles that can be they can use for small payloads. And also Dhruv Space, which basically works on high-tech solar panels. जो satellite developers हैं, they are working on the high-tech solar planners in the Dhruv space. Well, India is on its way to create a subsystem जिससे कि ये जो ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी का जो क्वेश्चन है हम उसे भी एड्रेस कर सकते हैं. एंड देन कम्स प्रोजेक्ट नेत्र. इसरो ने प्रोजेक्ट नेत्र इनिशिएट किया है विच इज़ बेसिकली टू मॉनिटर द स्पेस डेब्रीज. आउटर स्पेस में जो डेब्रीज क्रिएट हो रही हैं उसे मॉनिटर करने के लिए इसरो का प्रोग्राम आता है प्रोजेक्ट नेत्र. फॉर दैट डोमेस्टिक सर्वेलेंस सिस्टम जो है वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा अबाउट द स्टेटस ऑफ द डेब्रीज देयर एंड किस तरीके से जो स्पेस एसेट है इसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है. एंड इन दैट रिस्पेक्ट वी विल बी प्लानिंग. देन रिसेंटली जो इंडिया यूएस डायलॉग हुआ है इस दौरान भी अप्रैल 2022 में भी इंडिया और यूएस ने एक न्यू पैक्ट साइन किया है फॉर मॉनिटरिंग स्पेस ऑब्जेक्ट. जो 2+2 डायलॉग था, इस डायलॉग के दौरान टू मॉनिटर स्पेस ऑब्जेक्ट्स ये न्यू पैक्ट साइन किया गया है. प्लस देर इज़ ऑल्सो कंट्रोल्ड एंटी सैटेलाइट वेपन्स टेस्ट एंड देर इज़ ऑल्सो रिस्क ऑफ कोलिजन्स that will be collectively addressed by India and US. Then SpaceX is also important. Basically to provide this in-orbit servicing, ISRO is developing this docking experiment which is called as SpaceX. तो इसमें क्या होगा कि जो सैटेलाइट है उसकी जो डॉकिंग है वहाँ पे वो लॉक हो जाएगा ऑन एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सैटेलाइट. तो इससे रीफ्यूलिंग हो पाएगी और जो इन ऑर्बिट सर्विसेज हैं जिससे कि सैटेलाइट की जो कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज़ होती है वो इसे टारगेट करेगा. इससे जो हमारे मिशंस हैं इसकी लॉन्गेटिविटी बढ़ेगी एंड इट विल ऑल्सो प्रोवाइड अ फ्यूचरिस्टिक ऑप्शन टू कंबाइन द मिशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स. सो व्हेन कम्स द क्वेश्चन ऑफ स्पेस सस्टेनेबिलिटी, इंडिया हैज़ ऑलवेज एम्फसाइज्ड ऑन कॉस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मिशंस जिनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्लीकेशंस हों. तो जो डेब्री का जो फुटप्रिंट है इट इज़ अ मिनिस्कूल. वी हैव 114 डेब्रीज which are around 25,182 pieces. These are the pieces of which are larger than 10 centimeter in the lower earth orbit. तो यहाँ पे जो हमारा emerging private sector है वो एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है. They can be encouraged to set some sustainability guidelines to ensure the optimum and sustainability of the space. Moving ahead, Chakmas are in news because recently National Human Rights Commission ने अरुणाचल प्रदेश के डीसी को ये कहा है that जो अरुणाचल प्रदेश का जो चैंगलांग डिस्ट्रिक्ट है उसके रिस्पेक्ट में एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट किया जाए क्योंकि एक कंप्लेन वहाँ से आई है अबाउट द हरासमेंट एंड फॉल्स प्रोसिक्यूशन ऑफ सम चकमा विलेजर्स. तो इस पर्टिकुलर रिस्पेक्ट में तो नहीं जाएंगे लेकिन यहाँ से चकमास क्या हैं, कहाँ पे होते हैं, इनके बारे में जानना इम्पॉर्टेंट है. सो चकमास एक मेजर ट्राइबल ग्रुप है ऑफ त्रिपुरा. त्रिपुरा में मेनली आपको चकमास मिलेंगे. इट इज़ ऑल्सो वेरी नोन ट्राइब ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एज वेल. इट इज सेड दैट दे हैव फर्स्ट माइग्रेटेड टू Arakan Hill of Myanmar and then to Chittagong Hill Tracts of Tripura. पहले मेघालय के Arakan Hills में थे but then they moved to Chittagong Hill Tracts of Tripura. Majority of them they have migrated to Mizoram and Arunachal Pradesh in the course of time. Chakmas के 3 major groups हैं. One is Enokia, other is Tanduya and the third one is Mangala. And linguistically देखें तो चकमास की जो लैंग्वेज है it is mixed with some words of Indo-Aryan language. Along with this Tibeto-Chinese language का भी इन्फ्लुएंस है एंड आराकान लैंग्वेज का भी इन्फ्लुएंस यहाँ पे देखने के लिए मिलता है. सो इट्स अ मिक्स्ड लैंग्वेज जिसमें कुछ इंडो-आर्यन लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, कोई तिब्बतो-चाइनीज़ के वर्ड्स हैं, कुछ आराकान लैंग्वेज के वर्ड हैं. द मेन इशू दैट वाज फेस्ड बाय द चकमास
was the religious persecution in the East Pakistan, along with Hajongs who were Hindus. So these were the major issues जो कि ईस्ट पाकिस्तान के दौरान चकमास ने फेस किए हैं. तो इस न्यूज़ आर्टिकल से चकमास के बारे में जानना इम्पॉर्टेंट है. मूविंग अहेड, आवर नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इज़ अबाउट लैंगकैंग मेकोंग कॉरपोरेशन LMC. तो 7 कंट्रीज़ जो कि LMC के पार्ट हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है in Bagan, Myanmar. Therefore, it becomes important for us to know what is LMC, what is this Langkang Mekong Corporation. Basically, ये एक Langkang Mekong River Corporation है. इसके अंदर 6 कंट्रीज इंक्लूड होते हैं, जो कि हैं चाइना, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया एंड वियतनाम. म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम प्लस चाइना. सो ये बेसिकली एक मल्टीलेटरल फॉर्मेट है. 2016 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था ताकि जो लैंगकैंग रिवर है या फिर जो मेकोंग रिवर है, इनकी जो राइपेरियन स्टेट्स हैं, इनके बीच में कोऑपरेशन डेवलप हो पाए. नाउ जो लैंगकैंग रिवर है और जो मेकोंग, ये सेम ही रिवर है. ये रिवर चाइना से ओरिजिनेट करती है. चाइना का किंगहाई तिब्बत प्लेट्यू से ये रिवर ओरिजिनेट करती है. देयर इट इज़ कॉल्ड एज लैंगकैंग रिवर. बट जैसे ही ये म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम में पहुंचती है एंड अल्टीमेटली इट ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल, देयर इट इज़ कॉल्ड एज मेकोंग. तो इसीलिए ये 5 कंट्रीज, क्योंकि एज यू कैन सी द रिवर ड्रॉन ओवर हियर, इट इज़ पासिंग थ्रू म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया एंड वियतनाम, अलॉन्ग विद दिस चाइना. चाइना में इसे लैंगकैंग रिवर कहते हैं और म्यांमार से लेकर वियतनाम तक इसे कहा जाता है मेकोंग रिवर. द पर्पस ऑफ दिस LMC इज़ कि चाइना के रिस्पेक्ट से जो रिवर आ रही है, अब क्योंकि ओरिजिनेट चाइना से कर रही है और उसके बाद ये 5 कंट्रीज़ तक पहुंच रही है, तो इस वाटर फ्लो को मैनेज किया जा सके विद रिस्पेक्ट टू द हाइड्रो पावर डैम्स एंड सम अदर इश्यूज़. ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो 6 कंट्रीज़ हैं इस रिवर को लेकर डिस्कशंस करते हैं, आइडियाज़ शेयर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सम प्रैग्मेटिक प्रोजेक्ट्स जो कि चल रहे हैं. चाइना ने लैंगकैंग मेकोंग रिवर के ऊपर 7 मेगा डैम्स बनाए हुए हैं एंड अकॉर्डिंग टू द US बेस्ड NGO विच इज़ इंटरनेशनल रिवर्स, देयर आर 20 विच आर अंडर कंस्ट्रक्शन. तो ये एक बड़ा इशू है. LMC में एक स्पेशल फंड है basically to aid the small and medium sized properties by the Langkang Mekong countries. इस मीटिंग में 5-year एक्शन प्लान आया. जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं कंट्रीज़ के, दे मेड अ प्रोग्रेस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 5-year एक्शन प्लान 2018 से लेकर 2022 तक, एंड ऑल्सो इट चार्टेड सम फ्यूचर डायरेक्शंस टू broaden द कोऑपरेशन. जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड है, जो म्यूचुअल सपोर्ट है इन कंट्रीज़ के बीच में, जो एक स्पिरिट है टू प्रमोट द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्पेशली व्हेन वी आर सीइंग द अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल थ्रेट्स, इसे यहाँ पे प्रमोट किया जाए. दैट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मीटिंग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. I will see you all in the next one. Thank you so much.